शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले हम एक टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं और आज दूसरा टेस्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा टेस्ट पेपर भी बिल्कुल अनुदेशनात्मक व्यू रचनाओं से ही संबंधित है, जो आपकी यूनिट नंबर 5 है। अनुदेशनात्मक व्यू रचनाओं के बारे में हमने पढ़ा है। एक टेस्ट पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा टेस्ट पेपर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक, उम्मीद करती हूँ यूनिट को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, चलो। श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है, बताओ क्या नहीं है? रेडियो, ग्राफ, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। क्या आंसर आएगा? श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। श्रव्य जिसे हम सुन सकते हैं, क्या रेडियो को हम सुन सकते हैं? बिल्कुल। टेप रिकॉर्डर को सुन सकते हैं? बिल्कुल। ग्रामोफोन को सुन सकते हैं? बिल्कुल। क्या ग्राफ को सुन सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पूछा क्या है? श्रव्य सामग्री नहीं है। क्या नहीं है? ग्राफ। क्या नहीं है? ग्राफ। ग्राफ को हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। रेडियो श्रव्य सामग्री हम सुन सकते हैं। टैप रिकॉर्डर बिल्कुल हम सुन सकते हैं। ग्रामोफोन सुन सकते हैं, बट ग्राफ को हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। क्लियर? चलो, फ्लेनल बोर्ड सहायक सामग्री के रूप में जिस कार्य में आता है वह है, किस कार्य में आता है बताइए? नंबर 1 चित्रात्मक सामग्री को प्रदर्शित करने में, नंबर 2 चार्ट को प्रदर्शित करने में, नंबर 3 चित्रों को विस्तृत कर प्रदर्शित करने में, नंबर 4 स्लाइड के प्रदर्शन में। बताइए क्या आंसर आएगा? यस, क्या आंसर आएगा? फ्लेनल बोर्ड का नाम आपने सुना ही है, पढ़ाया भी है मैंने। फ्लेनल बोर्ड, आंसर बेटा यहाँ आएगा चित्रात्मक सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? फ्लेनल बोर्ड का प्रयोग होता है। चार्ट को नहीं, चित्रों को विस्तृत कर, विस्तृत तो एपिडाइस्कोप के द्वारा किया जाएगा भाई। फ्लेनल बोर्ड में तो चित्रात्मक सामग्री को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, क्लियर? नंबर 1। यस, शाह प्रशिक्षणार्थी को कितने आर प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है? बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? पढ़ाया था मैंने, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आपने पढ़ा था कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, माइक्रो टीचिंग कैसे करवाई जाती है। शाह को भी आपने पढ़ा था। इन्होंने कितने आर बताए थे? बताइए, 4, 5, 6 या 3? कितने आर बताए थे? रिकॉर्डिंग, रिव्यूइंग, रेस्पॉन्डिंग, रिफाइनिंग, रिबाउंडिंग। कितने आर बताए थे? 5। भूल गए तो क्लास जाकर के देखिए वापस। थ्योरी क्लास में आप जाकर के देखिए, सूक्ष्म शिक्षण को प्रॉपर तरीके से बताया गया है। वहां आपको पता चल जाएंगे कि शाह के द्वारा कितने आर बताए गए हैं बेटा, कितने आर बताए गए हैं? 5 आर बताए गए हैं। कौन कौन से, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि होती है, कितनी होती है भाई? 30 मिनट, 36 मिनट्स, 40 मिनट्स या 45 मिनट्स? क्या आंसर आएगा? भारत में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि होती है, यस, सोच लिया सभी ने। भारत में होती है बेटा 36 मिनट्स और 45 मिनट्स स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में।
ठीक है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, जो अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है, 45 मिनट्स रखी गई है सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि, जबकि भारत में होती है 36 मिनट्स। ठीक है, भारत में 36 मिनट्स होती है। दूरदर्शन का आविष्कार किया किसने किया, जानते होंगे ये तो आप, जीके का प्रश्न है। जेल बेयर्ड, पास्कल, चार्ल्स बेबेज या फिर लवलेस। दूरदर्शन का आविष्कार किसने किया है? सिंपल क्वेश्चन है, पता होगा आपको आंसर। किसने किया? जे.एल. बेयर्ड ने। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। श्याम पट्ट का उपयोग करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऐसी जगह रखना चाहिए जिसे सब छात्र देख सकें। लिखते समय सीधी पंक्ति व स्पष्ट लेख होने चाहिए। श्यामपट्ट पर्याप्त प्रकाश में हो किंतु सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़नी चाहिए। उपरोक्त सभी बताइए। श्यामपट्ट कौशल पढ़ा होगा आपने सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत। श्यामपट्ट कौशल की आप जो है श्यामपट्ट का प्रयोग कर रहे हैं, और श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखिए, ऐसी जगह रखना चाहिए जिसे सब छात्र देख सके, यानी कि बिल्कुल मिडिल ऑफ द क्लास के बिल्कुल बीच में हो, ताकि सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से देख सकें श्यामपट्ट को, क्योंकि सब बच्चों को दिखाई नहीं देगा तो समझ में कैसे आएगा। क्योंकि जब बच्चा क्लास में बैठता है उसके दो सेंस प्रॉपर काम करते हैं, आंखें और कान। आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, और देखेंगे किसको? टीचर के साथ ब्लैक बोर्ड को भी, कि टीचर ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख रहा है, क्या नहीं लिख रहा है। तो बिल्कुल ब्लैक बोर्ड ऐसी जगह रखना चाहिए जिससे सब छात्र देख सकें, बिल्कुल सही बात है। लिखते समय सीधी पंक्ति व स्पष्ट लेख लिखनी चाहिए। ऑब्वियसली सीधी पंक्ति में लिखना चाहिए, स्पष्ट लिखना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं, बच्चे को प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। श्यामपट्ट पर्याप्त प्रकाश में हो किंतु सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़नी चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा सूर्य की किरणें या फिर लाइट्स को इस तरह से लगा दिया जाता है कि उसका फोकस ब्लैक बोर्ड पर पड़ता है तो रिफ्लेक्शन आता है, तो बच्चों को प्रॉपर दिखाई नहीं देता। तो इस तरीके से लाइट का अरेंजमेंट करें कि रिफ्लेक्शन नहीं पड़े और बच्चों को प्रॉपर तरीके से जो भी अक्षर, जो भी शब्द यहाँ लिखे जा रहे हैं वो दिखाई दें। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। श्रव्य साधन के रूप में सर्वप्रथम विद्यमान था। क्या विद्यमान था बेटा? श्रव्य साधन के रूप में सर्वप्रथम विद्यमान, सर्वप्रथम आकाशवाणी, दूरदर्शन, संगणक, कोई नहीं। संगणक किसे बोलते हैं? कंप्यूटर को। किसे बोलते हैं? कंप्यूटर को बोलते हैं। तो सर्वप्रथम क्या विद्यमान था बताइए। यस, आकाशवाणी। क्लियर? श्रव्य साधन के रूप में सर्वप्रथम क्या विद्यमान था? आकाशवाणी। अध्यापक श्यामपट्ट का प्रयोग करता है। कैसे करता है भाई? छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, रेखाचित्र, मानचित्र, ग्राफ आदि बनाने के लिए, उदाहरण तथा गृह कार्य देने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? यस, सीधी सी बात है। श्यामपट्ट के द्वारा क्या हम बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हैं? बिल्कुल करते हैं भाई, तभी तो बच्चा पढ़ने में रुचि लेगा। श्यामपट्ट के जरिए बच्चों का ध्यान आकर्षित किया जाता है रेखाचित्र, मानचित्र, ग्राफ आदि बनाने के लिए। यदि आप अलग से कोई चार्ट, कोई पिक्चर नहीं लेकर के आए हैं तो तुरंत बच्चों को यहाँ बना करके आप बता सकते हैं, बिल्कुल सही। उदाहरण दे सकते हैं, गृह कार्य दे सकते हैं। आंसर आएगा उपरोक्त सभी। निम्न में से श्रव्य सामग्री नहीं है। कौन सी नहीं है बेटा? पोस्टर, रेडियो, टेलीफोन, टैप रिकॉर्डर। श्रव्य सामग्री नहीं है, सिंपल।
लग गया पता? टैप रिकॉर्डर श्रव्य सामग्री है, टेलीफोन श्रव्य है, रेडियो श्रव्य है, पोस्टर दृश्य है। पोस्टर दृश्य है, श्रव्य सामग्री नहीं है। पोस्टर क्या है? दृश्य है। क्लियर? निम्न में श्रव्य दृश्य सामग्री है। श्रव्य दृश्य सामग्री है रेडियो, टेलीविजन, दूरदर्शन या फिर मॉडल। इजी है, जल्दी से बता दो आंसर, जल्दी से बता दो बेटा, क्या आंसर होगा? यस, श्रव्य दृश्य सामग्री है। रेडियो केवल श्रव्य है, टेलीफोन श्रव्य है, दृश्य है। ठीक है, मॉडल दृश्य है, दूरदर्शन श्रव्य और दृश्य है। पता है ना आपको? चलिए आगे चलते हैं फिर। संप्रत्यलब्धि प्रतिमान किसने दिया? संप्रत्यलब्धि प्रतिमान किसने दिया भाई? हिल्डा तबा ने, जेरोम ब्रूनर ने, रिचर्ड सचमैन ने या फिर कार्ल रोजर्स ने? किसने दिया संप्रत्यलब्धि प्रतिमान? यस, बताया है ना बेटा, संप्रत्यलब्धि प्रतिमान जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया। प्रतिमान आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, संप्रत्यलब्धि प्रतिमान किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने। नहीं पता है, वापस जाइए, वापस वीडियोस पर जाइए, क्योंकि अब तो आपके पास क्लास अवेलेबल रहती है ना। अब केवल ऑफलाइन का ज़माना तो है नहीं। ऑफलाइन में तो आप पढ़ते थे, बस एक बार क्लास होती थी, बात ख़त्म हो जाती थी। बट अब इतनी सुविधा हो गई आपके लिए, आप बार बार देखो, कितनी भी बार देखो, कितनी भी बार समझो क्लास को। जेरोम ब्रूनर, सुविधाओं पे सुविधाएं मिलती चली जा रही है आपको बेटा। आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती तबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? पढ़ा है आपने आगमन चिंतन, आगमनात्मक प्रतिमान पढ़ा है, उसमें श्रीमती तबा को पढ़ा है, हिल्डा तबा को आपने पढ़ा है। ठीक है, उन्होंने कौन कौन सी युक्तियां बताई थी ये आपने पढ़ा है। तो कौन सी युक्ति नहीं सुझाई है? अवधारणा का निर्माण, दत्त व्याख्या, सिद्धांतों का उपयोग, दत्त अवलोकन। बताइए क्या आएगा आंसर? युक्तियां बताई थी आपको, 3 मुख्य रूप से युक्तियां बताई थी उन्होंने, तो यहाँ 4 हैं। कौन सी एक नहीं बताई है? कौन सी एक नहीं बताई है? अवधारणा का निर्माण, बिल्कुल, उनकी व्याख्या करना, सिद्धांतों का उपयोग करना, ये तीनों बताई हैं। दत्त अवलोकन ये नहीं बताई है। किसने? श्रीमती हिल्डा तबा ने। श्रीमती हिल्डा तबा ने अपने ठीक है प्रतिमान के अंतर्गत ये 3 तो युक्तियां बताई है, बट ये युक्ति नहीं बताई है। डेविड आसुबेल ने किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया? डेविड आसुबेल ने किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया? अग्रिम व्यवस्था, जांच प्रशिक्षण, सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान, निम्न स्तरीय भाषा। बताइए। डेविड आसुबेल, प्रतिमान पढ़े हैं ना बेटा आपने? मैंने सबसे पहला प्रतिमान ही यही पढ़ाया था। डेविड आसुबेल, अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान। ठीक है, अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? डेविड आसुबेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं डेविड आसुबेल, हिल्डा तबा, रॉबर्ट ग्लेसर या जेरोम ब्रूनर। क्या आएगा आंसर? सब पढ़ाया हुआ है ये। आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान हिल्डा तबा किसने दिया? हिल्डा तबा के द्वारा दिया गया। ठीक, क्लियर है? आगे चले। वापस यही बात कहूंगी, नहीं क्लियर है थ्योरी क्लास पर जाइए बेटा।
कौन सा घटक सूचना प्रक्रिया व्यवस्था से संबंधित नहीं है? सूचना प्रक्रिया व्यवस्था से संबंधित नहीं है, बिल्कुल। सूचना प्रक्रिया सिद्धांत बिल्कुल पढ़ाया था, प्रतिमान पढ़ाया था। ये क्या संबंधित नहीं है? अल्पकालीन स्मृति, जीवन पर्यंत स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति, कार्य स्मृति। बताइए। स्मृतियां बिल्कुल बताई थी बेटा, स्मृतियां बताई थी। कौन सी स्मृति नहीं बताई थी, ये आपको बताना है कि कौन सी स्मृति नहीं बताई थी। याद करो स्मृतियों को। अल्पकालीन स्मृति की बात हुई थी, दीर्घकालीन की बात हुई थी, उसी को कार्य स्मृति, अल्पकालीन को ही कार्य स्मृति हम कहते हैं। जीवन पर्यंत स्मृति की बात नहीं कही गई थी, तो आंसर आएगा यहाँ पर 2। सूचना प्रक्रिया व्यवस्था से संबंधित क्या नहीं है? जीवन पर्यंत स्मृति, ये नहीं है। ठीक। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने विकसित किया? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने विकसित किया? जॉन पी डिसेको, क्रोएन क्रो, रॉबर्ट ग्लेसर या हिल्डा तबा? ये सिंपली आपको ध्यान रखना है बेटा। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया, किसने विकसित किया? ये प्रतिमान नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन कई बार इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो एटलीस्ट जो आपके सिलेबस में नहीं है उनके प्रतिमानों के नाम और प्रवर्तक तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। ठीक है। रॉबर्ट ग्लेसर, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा प्रतिपादित किया गया या विकसित किया गया, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री है, क्या है बेटा? बताओ आप। पाठ्य पुस्तक में दी हुई सामग्री, बाजार में उपलब्ध सामग्री, छात्र निर्मित सामग्री, अध्यापक निर्मित सामग्री। क्या आंसर आएगा इसमें? बताओ सोच समझ कर, क्या आंसर क्या आएगा? यस, पाठ्य पुस्तक में दी सामग्री सर्वोत्तम तो नहीं कह सकते, बाजार में उपलब्ध। अब यहाँ बताओ, छात्र निर्मित आएगा या अध्यापक निर्मित आएगा? आप में से कुछ का ध्यान छात्र निर्मित पर जा रहा होगा और कुछ का ध्यान अध्यापक निर्मित पर जा रहा होगा। बेटा यहाँ शिक्षण सामग्री की बात है। शिक्षण सामग्री कह दो या श्रव्य दृश्य सामग्री कह दो। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रस्तुतिकरण कौन करता है? टीचर करता है, शिक्षक करता है। लाता कौन है? शिक्षक लाता है। ठीक है। बनाता कौन है? शिक्षक बनाता है। या तो मार्केट से खरीद कर लाता है या स्वयं बनाता है। तो यदि शिक्षक स्वयं सामग्री बनाए तो वो ज़्यादा प्रभावशाली सामग्री मानी जाती है, छात्र निर्मित नहीं। क्या आप टीचर बनने के बाद बच्चे से कहोगे बेटा तुम जो है ना सामग्री बनाकर लाना, मैं बता दूंगा, यहाँ पे प्रस्तुत मैं कर दूंगा? नहीं, आप खुद बनाकर लाएंगे, क्योंकि आप टीचर हैं। आपको पता है कि आपको क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, क्या समझाना है, ये आपको पता है, बच्चे को पता नहीं है। ये आप डिसाइड करेंगे, बच्चा डिसाइड नहीं करेगा। तो बेस्ट सामग्री, सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री होती है अध्यापक निर्मित। क्या होती है? अध्यापक निर्मित। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वाणिज्य में श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व है। किसका? श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व है। शिक्षण को रोचक बनाती है, सरल बनाती है, जीवंत बनाती है। उपरोक्त सभी सारी बढ़िया हैं। रोचक बनाती है, बिल्कुल सही। सरल बनाती है, सही। जीवंत बनाती है, सही। उपरोक्त सभी। क्लियर है? आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। वाणिज्य शिक्षण आ जाए, इससे कंफ्यूज मत होना बेटा। यहाँ पे वाणिज्य आ जाए, गणित आ जाए, हिंदी आ जाए, अंग्रेजी आ जाए, संस्कृत आ जाए, इससे कंफ्यूज मत होना। बात तो पूछी है कि श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व क्या है। महत्व यही है कि श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण को रोचक बनाती है, सरल बनाती है, जीवंत बनाती है। उपरोक्त सभी। ठीक, चलो ओवरहेड प्रोजेक्टर का कक्षा में उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है, ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अध्यापक के काम के भार को कम करना, अध्यापक के काम के भार में वृद्धि करना, लेकिन विद्यार्थियों को प्रेरित करना,
अध्यापक के लिए शिक्षण को रुचिकर बनाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और प्रभावी बनाना। बताइए क्या आंसर देंगे आप? यहां पर पढ़ लिया सभी ने? पढ़ लो आराम से। ठीक है, देखो ओवरहेड प्रोजेक्टर कक्षा में उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अध्यापक के काम के भार को कम करना। नो, अध्यापक के काम के भार में वृद्धि करना, लेकिन नो 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 नो। यह देखिए, अध्यापक के लिए शिक्षण को रुचिकर बनाना या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और प्रभावी बनाना। क्या जवाब दोगे आप? दोनों में से एक आएगा। शिक्षण को रुचिकर बनाना, प्रभावी बनाना। किस पर जाओगे ज्यादा? बेटा केवल रुचिकर से काम नहीं चलेगा, टीचिंग तो इफेक्टिव होनी चाहिए। इफेक्टिव कैसे होगी? जब आप उसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे, जब शब्द सामग्री का प्रयोग करेंगे। मतलब अगर इन दोनों में से एक को चुनना है ना बेटा, तो रुचिकर को नहीं, प्रभावी को चुनना। प्रभावी में रुचिकर तो समाहित हो ही जाएगा, क्योंकि केवल रुचिकर की बात करें, रुचिकर 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 से क्या होगा? प्रभावी टीचिंग होनी चाहिए, इफेक्टिव टीचिंग होनी चाहिए, यूजफुल टीचिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आएगा नंबर 4। कौन सा शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्वों का एक सही युग्म है? सही युग्म कौन सा है भाई? बताओ। नंबर 1 उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली। नंबर 2 संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली, रूपांतरण। नंबर 3 उद्देश्य, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली, रूपांतरण। नंबर 4 संरचना, उद्देश्य, रूपांतरण, सहायक प्रणाली। बता दो जल्दी से, खूब बताया हुआ ये मैंने आपको। प्रतिमान की स्टार्टिंग में यही बात की थी कि कितने तत्व होते हैं और किस क्रम में होते हैं। बताओ क्या आंसर होगा? यस, क्या आंसर होगा? शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्वों में सही क्रम क्या है? ये है सबसे पहले उद्देश्य, उसके बाद संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली और फिर मूल्यांकन। यही बताया था, यही क्रम रहेगा। किसका? प्रतिमानों के तत्वों का। नंबर 1 उद्देश्य, जिसे लक्ष्य, किरण केंद्र भी कहते हैं, इंग्लिश में फोकस बोलते हैं। नंबर 2 संरचना, सिंटैक्स जिसे बोलते हैं। सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम जिसे बोलते हैं। सहायक प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम जिसे कहते हैं। क्लियर? चलो आगे चलेंगे। क्लियर है तो सहयोगी शिक्षण प्रतिमान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या है भाई? सहयोगी शिक्षण प्रतिमान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या है? विद्यार्थी अंतः पारस्परिक सहयोग द्वारा कार्य करते हैं, कठिन ग्रेडिंग से मुक्त होते हैं, समूह आकार महत्वपूर्ण नहीं है। उपरोक्त सभी। बताओ क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? सोचो सोचो सोचो, जल्दी से बताओ। और आंसर क्या आएगा? यस, उपरोक्त सभी पर मत जाना बेटा। यहां सहयोगी प्रतिमान की बात है, सहकारी अधिगम की बात है, जहां पर विद्यार्थी पारस्परिक सहयोग द्वारा कार्य करते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग से मुक्त होते हैं। ठीक है, समूह आकार महत्वपूर्ण नहीं, समूह आकार महत्वपूर्ण होता है। समूह छोटे होते हैं इसमें, सहकारी अधिगम में या सहयोगी शिक्षण प्रतिमान में समूह छोटे होते हैं। 4 से 5 बच्चों के समूह बनाया जाता है, बड़ा नहीं। तो समूह आकार महत्वपूर्ण नहीं। नहीं भाई, समूह आकार महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा नंबर 1, क्योंकि इसमें विद्यार्थी अंतः पारस्परिक सहयोग द्वारा कार्य करते हैं। एक जो है कुछ बोलता है, उस क्वेश्चन का आंसर देता है, दूसरा पीठ थपथपाता है। एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे को पुनर्बलित करते हैं, आत्मविश्वास जागृत करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? ये लो भाई, आधारभूत तत्वों की बात अभी की थी हमने। अब बताओ कौन सा आधारभूत तत्व नहीं है? सामाजिक प्रणाली, संप्रेषण प्रणाली, सहायक प्रणाली या संरचना। सिंपल है, जल्दी से निकाल दो कि कौन सा तत्व नहीं है।
कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है बताइए? क्या सामाजिक प्रणाली नहीं है? है, सहायक प्रणाली है, संरचना है, ये नहीं है। संप्रेषण की बात कहाँ की है? संप्रेषण प्रणाली ये तत्व नहीं है प्रतिमान का, ठीक है। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली, मूल्यांकन, ये तत्व है। एक तंत्रीय शिक्षण व्यूह रचना है। एक तंत्रीय प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूह रचना है। पाठ प्रदर्शन, प्रायोजना, समूह चर्चा या खोज। बताइए, एक तंत्रीय जिसे हम प्रभुत्ववादी भी कहते हैं, निरंकुशवादी भी कहते हैं, तो एक तंत्रीय शिक्षण व्यूह रचना कौन सी है ये बताइए आप, कौन सी है? बिल्कुल यही है, ठीक है। ये सब तो किस में आ जाएंगी? प्रजातांत्रिक में आ जाएंगी, बट ये प्रभुत्ववादी है, ये एक तंत्रीय शिक्षण व्यूह रचना है। क्या? पाठ प्रदर्शन पढ़ा है ना? यस। चलो, वह नियम जो प्रोजेक्ट विधि में काम आता है। वह नियम जो प्रोजेक्ट विधि में काम आता है। हंसकर सीखो, रोकर सीखो, देखकर सीखो, करके सीखो। प्रोजेक्ट विधि में जो काम आता है, क्या आता है? सिंपल है ना। हंसकर सीखो, रोकर सीखो, देखकर सीखो, करके सीखो। क्या आता है? यस, करके सीखो। प्रोजेक्ट की बात है भाई, करके सीखना होता है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। हंस कर, रोक कर, देख कर, नो, ठीक है, करके सीखो। पाठ योजना के 5 सोपान किसने प्रस्तुत किए? वेरी सिंपल। पाठ योजना के 5 सोपान हर्बर्ट ने, स्पेंसर ने, किलपैट्रिक ने, जॉन डेवी। शायद पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है ना। तो पाठ योजना के 5 सोपान हर्बर्ट। पाठ योजना के जनक कौन है? हर्बर्ट। पाठ योजना का जो अमूर्त विचार है वो सबसे पहले गेस्टाल्टवादियों के दिमाग में प्रस्तुत हुआ। अमूर्त विचार को मूर्त रूप किसने दिया? हर्बर्ट ने। पंचपदीय प्रणाली, 5 स्टेप सिस्टम की बात किसने की है? हर्बर्ट ने की। इसलिए पाठ योजना के जनक कौन माने जाते हैं? हर्बर्ट माने जाते हैं, ठीक है। इतनी चर्चा आपकी हो चुकी है। बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं यूट्यूब पर भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाती रहूंगी। आगे और क्वेश्चन मैं किस तरह से आपको दूंगी ये मैं आपको बता दूंगी। बाकी यहाँ तक की चर्चा हमारी कंप्लीट हो गई है बेटा। यूनिट नंबर 5 की चर्चा कंप्लीट हो गई है और अब हम यूनिट नंबर 6 पर चलेंगे। यूनिट नंबर 6 का नाम आपको पता ही है, ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना संचार तकनीकी बोल दो या सूचना संचार प्रौद्योगिकी बोल दो, इसकी हम बात करेंगे। यूनिट नंबर 6 की हम बात करेंगे। जो आप कहते हो ना कि फर्स्ट ग्रेड में ये कंप्यूटर 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 क्या बला है, कोई बला नहीं है कंप्यूटर। कंप्यूटर तो इस यूनिट के अंत में आपको थोड़ा सा पढ़ना होता है, बाकी पूरी यूनिट अलग है। सूचना की बात होती है, संप्रेषण की बात होती है, तकनीकी की बात होती है। तकनीकी में शैक्षिक तकनीकी प्रथम की बात होती है, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय की बात होती है, जिसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कहा गया है। शैक्षिक तकनीकी तृतीय की बात होती है। बात समझ में आ रही है? पूरी टेक्नोलॉजी की बात होती है, तकनीकी की बात होती है। फिर प्रॉपर हम सूचना संचार तकनीकी के फायदे पढ़ते हैं, इनके लॉस क्या हैं, हानियां पढ़ते हैं और इसके आयाम क्या क्या हैं, पूरी तरह से चर्चा करते हैं। और एंड में जाकर के थोड़ी चर्चा कंप्यूटर की करते हैं। पूरी यूनिट कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है बेटा, कंप्लीट यूनिट कंप्यूटर की नहीं है। ये कैसे है, क्या है, किस प्रकार कंप्यूटर पढ़ना होता है, पूरी चर्चा मैं आपको बताऊंगी। कंप्लीट चर्चा मैं आपसे करूंगी। तो यूनिट नंबर 6 जो ICT है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संचार तकनीकी की बात उसमें होती है। नेक्स्ट ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 5 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। यूनिट 5 कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिट 6 की चर्चा हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम चर्चा शुरू करेंगे। तो आज की बात को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चंस आपने बिल्कुल सभी ने लगभग सही आंसर दिए होंगे। जिन्होंने नहीं दिए हैं नो प्रॉब्लम, वो वापस से थ्योरी क्लासेस को जाकर के देख लीजिए, आपका एक एक फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जो पढ़ा है इतना काफ़ी है जानने और समझने के लिए। बाकी और जो चर्चा
आपके सिलेबस में है यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत कुछ अन्य टॉपिक, जैसे संप्रेषण आपकी यूनिट 5 में था, लेकिन मैंने यूनिट 5 में नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मैं संप्रेषण को लेकर के जाऊंगी कहाँ, यूनिट नंबर 6 में, क्योंकि नाम ही क्या है उसका, सूचना संप्रेषण तकनीकी। तो संप्रेषण को मैं यूनिट नंबर 5 में नहीं, मैं कहाँ पढ़ाऊंगी, यूनिट नंबर 6 में पढ़ाऊंगी। किसको? संप्रेषण को। एक निर्मितवाद भी दिया हुआ है आपके यूनिट नंबर 5 में, लेकिन निर्मितवाद को तो हम पढ़ चुके हैं, निर्मितवाद को तो हम अधिगम टॉपिक के अंतर्गत ही पढ़ चुके हैं, जेरोम ब्रूनर का निर्मितवाद, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। लेकिन हाँ, यूनिट नंबर 6 में हम आईसीटी को कैसे प्रभावित करता है निर्मितवाद, इसकी थोड़ी चर्चा और कर लेंगे। बात समझ में आई? तो यूनिट नंबर 5 में तो हमने केवल और केवल अनुदेशनात्मक व्यूहरचनाओं की बात की है, बाकी सारी चर्चाएं हम करेंगे यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत। ठीक है, तो बिल्कुल मिलते हैं यूनिट नंबर 6 की पहली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें वीजे एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस ऑन 9587 305 306।